नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण जो अधिनियम हैं वो उनके बारे में। तो पहला अधिनियम कौन सा है? अक्सर यही परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1919 का अधिनियम और 1935 इन दोनों में से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो परीक्षाओं की दृष्टि से हम सारे वो बिंदु विस्तार से अध्ययन करेंगे और ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो को आपने देख लिया तो मुझे नहीं लगता आप भूलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा हमारे साथ, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए, पहले तो इसकी मोटी मोटी जानकारी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन साहब को जो आप देख रहे हो ना, ये साहब लोग, ये हैं भारत के गवर्नर थे उस समय, जिसे उस समय वायसराय कहा जाता था। तो ये थे चैम्सफोर्ड, और ये थे, नाम से ही पता है क्या नाम था दूसरा, मॉन्टेग्यू। तो ये थे भारत सचिव मॉन्टेग्यू और ये थे चैम्सफोर्ड। तो इन्होंने जो अधिनियम बनाया था 1919 में, जो अधिनियम बना था तो इनके नाम पर ही बना, जो इसका दूसरा नाम कहा जाता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये से इसका अन्य नाम है जो परीक्षाओं में पूछते हैं। और दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1935। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। पहला, भारत शासन अधिनियम 1919। ये है भारत शासन अधिनियम 1919। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे अन्य नाम जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू थे जो भारत के सचिव थे, जैसे भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे, भारत सचिव, और चैम्सफोर्ड जो थे वो थे वायसराय। इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। फिर इसकी विशेषताएं क्या है? इस अधिनियम में कौन कौन सी बातें का उल्लेख किया गया था? तो एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि इसकी विशेषताएं इनमें से कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो पहला, प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत शासन कैसे? प्रांतों में द्वैत शासन को मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि यहाँ पर लिखने में आसानी रहेगी। प्रांतों में द्वैत शासन से यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जो प्रांतों में शासन होता था वो दो तरीके से संचालित होता था। पहला होता था कि जो गवर्नर और उसकी जो कार्यकारिणी है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखूँगा गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारिणी है, वो मिलकर जो निर्णय लेते थे। और दूसरा जो था वो गवर्नर व कार्यपालिका, जो जैसे हम वर्तमान में देखते हैं सरकार, वही। तो सारे मंत्री लोग इसमें होते थे कार्यपालिका में, और इसमें गवर्नर खुद के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जो सदस्य होते थे तो उनके द्वारा निर्णय लिए जाते थे। तो द्वैत शासन हो गया ना, एक तो ये लेते शासन, एक तो ये लेते थे निर्णय, और एक ये। अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो कार्यकारिणी है ना, ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये कार्यपालिका। और जो कार्यकारिणी है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी न होकर किसके प्रति उत्तरदायी है? गवर्नर के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ये बहुत ही मोटी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। फिर है विषयों का बंटवारा। अब विषयों का बंटवारा कैसे? प्रांतों में दो विषय थे। कैसे कैसे? पहले विषय थे सुरक्षित विषय। हम सुरक्षित विषय में कौन कौन से आते हैं? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सुरक्षित विषय में थे पुलिस हो गई, जेल हो गई, और शांति व्यवस्था स्थापित, तो पीस हो गई, शांति व्यवस्था स्थापित करना, और न्याय क्या हो गया? जस्टिस। ये सारे जो थे वे सुरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे। और दूसरा है हस्तांतरित विषय। अब हस्तांतरित विषय कैसे? इसमें आते हैं जैसे कि कोई भी निर्माण हो गया तो स्थानीय स्वशासन, इसमें था। फिर स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये जितने भी जो समाज सेवा और ऐसे कार्य है ना, वो सारे इसमें थे। स्वास्थ्य, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, इस तरीके के कार्य। अब फिर आगे हैं गवर्नर की कार्यकारिणी जो थी। गवर्नर की कार्यकारिणी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, जबकि मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। यही मैंने बात आपको जस्ट थोड़े टाइम पहले बताई। और दूसरी क्या है
कि केंद्रीय प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन था। अब शक्ति का विभाजन कैसे होगा? वर्तमान में हम देखते हैं विषयों का आवंटन होता है उसी प्रकार से। तो उसी प्रकार से उस समय भारत शासन अधिनियम उसमें भी यही था कि केंद्र और राज्य प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन था। अब केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियाँ थी? तो रक्षा विषय था, विदेश नीति, रेलवे, संचार, जनगणना, सार्वजनिक ऋण, लोक सेवा आयोग, मुद्रा और भारतीय रियासत आदि। इन सब से संबंधित जितने भी निर्णय वो केंद्र सरकार लेती थी। फिर तो प्रांत क्या करते? तो प्रांत स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, जंगलात, जिसे हम कहते हैं ना अभी देसी भाषा में कहते हैं जंगलात, तो वो जंगलात ये शब्द है, जंगलात। फिर आबकारी, सिंचाई, कृषि, जेल, पुलिस आदि ये किसके विषय थे? ये प्रांतों के विषय थे। तो इस तरीके से शक्तियों का विभाजन था। फिर केंद्र में पहली बार क्या हुआ था? उस समय द्विसदनीय व्यवस्था इकाई। द्विसदनीय में क्या था? दो सदन होते थे, नाम से पता चलता है। कितने सदन होंगे? दो सदन। अब दो सदन कौन कौन से? तो आप देख सकते हो, पहला सदन था उसे उच्च सदन कहते थे और उसका नाम क्या था? राज्य परिषद। अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कौन सी? राज्यसभा। वैसे पहले नाम था राज्य परिषद। फिर दूसरा जो सदन था वो है निम्न सदन और जिसका नाम है विधानसभा। उस समय इसका नाम विधानसभा था, लोकसभा नहीं था। क्या था? विधानसभा। प्रांतीय विधानसभा में सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली कैसे? इसमें दलितों को भी, दलित हुए, मुस्लिम हुए, दलितों का यहाँ पे नहीं था, दलितों का 1935 में किया गया था। मुस्लिम यानी मोमडन, सिख, यूरोपियन, फिर भारतीय ईसाई, इन सब को भी सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की इनके लिए। और भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, जो कि भारत सचिव की सिफारिश पर कौन करता था? सम्राट, ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। तो इसमें एग्ज़ाम में कौन कौन से पूछ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला, केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, ये आपको याद रखना है। चलिए मैं आपको ग्रीन से मार्क कर देता हूँ कौन कौन से आपको विशेष तौर पर याद रखनी। एक तो ये वाली, दूसरी जो है ये उच्चायुक्त वाला, फिर प्रांतों में द्वैत शासन, विषय, ये 4 पॉइंट। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या हुआ कि प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको कर दिया समाप्त। अब द्वैत शासन की प्रणाली कहाँ पर लागू की? केंद्र में। कहाँ पर की? केंद्र में। तो प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको तो कर दिया समाप्त। अब क्या किया? वहाँ पर पूर्ण स्वायत्तता दे दी। ठीक है, चलो आप अपने हिसाब से रहो। फिर प्रांतों में भी द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी। अब प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू तो कर दी, लेकिन उनका जो सदनों के नाम है वो अलग है। वो आज वर्तमान में जो है वही आप देख सकते हो, विधान परिषद और विधानसभा। तो आप आसानी से याद भी रख सकते हो, विधान परिषद और विधानसभा। फिर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि अखिल भारतीय संघ जो है इसके बारे में कौन से अधिनियम में बताया गया? तो ये है भारत शासन अधिनियम की अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। तो फिर कहा कि विषय में कहा कि समस्त विषय जो है इनको 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो संघ, दूसरा राज्य, यानी कि संघ सूची के जो विषय होंगे उस पर केंद्र सरकार है वो उनको शक्तियाँ प्राप्त होगी, वो नियम वगैरह बना सकते हैं, नियम कानून जो भी हो। और दूसरी थी राज्य, इनके लिए भी अलग से विषय बनाए तो उनके संबंध में राज्य बना सकते हैं। और तीसरी थी समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों के मध्य दोनों ही सेम नियम बना दे तो प्राथमिकता किससे मिलेगी? संघ को मिलेगी। और तीसरा, संघीय न्यायालय जो 1937 में बना था, प्रावधान किस में किया था? 1935 में किया और 37 में बना दिया। फिर सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया था। इस अधिनियम में जो था उसको दलितों को भी अलग से निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया था अलग से। फिर है एक केंद्रीय बैंक का प्रावधान किया था, देखते ही हो, RBI। फिर एक संघीय रेलवे, यहाँ पर संघ रेलवे नहीं है, संघीय रेलवे प्राधिकरण का भी व्यवस्था की गई थी, उसका भी प्रावधान किया गया था। तो ये था 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे से आगे दोस्तों को शेयर करो, ताकि आपके इन दोनों अधिनियम में से कोई भी सवाल आए तो गलत नहीं जाने चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो
लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।